Hello students, today we learn about sex determination in bees। आज हम लोग मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण के संबंध में अध्ययन करेंगे। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण बताने के पहले मैं आपको मनुष्य में पाए जाने वाले कैरियोटाइप अर्थात गुणसूत्र प्ररूप और उसमें बनने वाले युग्मक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और यह गुणसूत्र सदैव जोड़ियों के रूप में होते हैं, अर्थात मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है और यह दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम्स अथवा एलोसोम्स कहा जाता है। पुरुष में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है यह एक्स वाई तरह का होता है और यह भिन्न तरह का होता है जिसको एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। जो मादाएं होती हैं होमोसेपियंस में उसमें 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र समान तरह का होता है जिसको एक्स एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। और युग्मक जनन की प्रक्रिया में मादाएं समान तरह के युग्मक बनाती हैं जिसमें 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वह एक्स ही रहते हैं। और 22 ऑटोसोम्स तो होते ही हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स होते हैं, अर्थात जो अंडाणुओं का निर्माण होता है उसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम होते हैं और वह समान तरह के युग्मक बनाती हैं। अर्थात मनुष्य में मादाएं होमोगैमेटिक होती हैं, लेकिन जो पुरुष होता है उसमें हमने आपको बताया है कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 1 से 22 जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और पुरुष में यह भिन्न तरह के होते हैं, असमान होते हैं 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र, इसलिए इनको हेटेरोसोम्स भी कहा जाता है। और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र ही संतानों में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। और पुरुष के वृषण में युग्मक जनन की प्रक्रिया जिसको पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, उस प्रक्रिया में जो स्पर्म्स बनते हैं तो प्रत्येक स्पर्म में 22 ऑटोसोम के साथ या तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं या 22 ऑटोसोम के साथ 23वीं जोड़ी का वाई क्रोमोसोम होता है। अर्थात युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर में 2 भिन्न तरह के युग्मक अर्थात स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए इसको हेटेरोगैमेटिक कहा जाता है। और यह 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र ही यह निर्धारित करता है कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी अथवा मादा। और यह जो अर्थात युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर में भी 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र जाते हैं, चाहे वह एक्स क्रोमोसोम हो अथवा वाई क्रोमोसोम हो। मादा में भी 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र जाते हैं, चाहे वह 22 ऑटोसोम्स और एक्स होते हैं। लेकिन मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। अभी एलोसोम्स हमने बताया कि मनुष्य में जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसको एलोसोम्स कहा जाता है अथवा सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और यह 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र ही मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है। और लेकिन मधुमक्खियों में क्या होता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। इसे हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं।
इस क्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण डिप्लॉयड जाइगोट से होता है, जबकि नर मक्खी अनफर्टिलाइज्ड एग यानी अनिषेचित अंडाणु से बनती है। नर मधुमक्खी के विकास को एरहेंटोकी कहते हैं। नर मधुमक्खियों में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी नर मधुमक्खियों में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मादा मधुमक्खियों में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आइए इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दूं आपको कि जो मधुमक्खियों में नर होता है वह हमने आपको बताया कि इसका विकास अनिषेचित अंडे से होता है, इसलिए इसमें जो 23वीं जो लास्ट जोड़ी के एलोसोम्स होते हैं यह एक अनुपस्थित होता है और नर का रिप्रेजेंटेशन आप X0 से करते हैं, यानी ये जो एलोसोम्स होते हैं इसकी अनुपस्थिति में अनिषेचित अंडे से नर का विकास होता है, और जबकि मादाएं जो होती हैं उसको एलोसोम्स को XX से प्रदर्शित किया जाता है और यह निषेचित अंडे से विकसित होती हैं। अब बात यह होती है कि यदि निषेचित अंडे को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और मधुमक्खी के छत्ते से सबसे बेशकीमती पदार्थ जिसको रॉयल जेली कहा जाता है, इस रॉयल जेली से यदि उस निषेचित अंडे का विकास हो रहा हो, उस निषेचित अंडे का पोषण हो रहा हो, तो जो विकसित होने वाली मधुमक्खियां होती हैं वह रानी मक्खी कहलाती हैं और यह रानी मक्खियों में ही अंडे देने की क्षमता होती है। लेकिन यदि निषेचित अंडे का रॉयल जेली से पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं हो पाता है तो यह डिप्लॉयड मादा मक्खी श्रमिक होती है और इस श्रमिक में अंडे देने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात यह स्टेराइल होती हैं। और जो नर होता है उसका विकास अनफर्टिलाइज्ड एग अर्थात अनिषेचित अंडे से हो जाता है। और पौधों में तो इसी को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। जब कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित होने लगता है तो पौधों में इस टर्म को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और यानी यहाँ जो नर मक्खियाँ होती हैं वह अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो जाती हैं और उसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मादा मक्खियाँ फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती हैं। और वह यदि जेली मक्खी द्वारा उसका पोषण पर्याप्त मात्रा में होता गया तो वही आगे चल कर के फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होने वाली मक्खी क्वीन कहलाती है, रानी मक्खी कहलाती है और यही अंडे देने की क्षमता रखती है। लेकिन यदि फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होने वाली वह मादा मक्खी जिसका पर्याप्त मात्रा में रॉयल जेली से पोषण नहीं होता है वही वर्कर्स होती हैं, श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। श्रमिक मक्खियों की बहुत सी कैटेगरी होती है, जैसे कुछ ऐसी मक्खियाँ होती हैं जो छत्ते के सबसे बाहरी सतह पर, छत्ते के मधुमक्खी के छत्ते के सबसे बाहरी सतह पर रहती हैं और इनका कार्य होता है छत्ते की सुरक्षा करना, वह शत्रुओं से छत्ते की सुरक्षा करना, और यही उसमें सिपाही कही जाती हैं, रक्षक कही जाती हैं। और ऐसी मादा मक्खियाँ जो छत्ते से दूर जाकर के भोजन स्रोत का पता लगाती हैं वह सर्चर्स कही जाती हैं, खोजक मक्खियाँ कहलाती हैं। परंतु ऐसी मक्खियाँ जिनका
कि विकास तो फर्टिलाइज्ड एग से होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पोषण न होने के कारण, यानी रॉयल जेली से पर्याप्त मात्रा में उस फर्टिलाइज्ड एग से का पोषण न होने के कारण उनमें अंडे देने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो यह क्या करती हैं कि कुछ तो रानी मक्खी की सेवा करती हैं, उनको नर्स बीज कहा जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो छत्ते से दूर जा कर के भोजन को इकट्ठा करती हैं, उनको संग्राहक मक्खियाँ कहा जाता है। लेकिन जो उसमें ड्रोन्स विकसित होता है, जिसको नर मक्खी कहा जाता है, वह अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मानव में जुड़वा बच्चों अर्थात यमजों की उत्पत्ति कैसे होती है, ट्विंस कैसे बनते हैं, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।